सीमा कल। उम्मीद है आप सबका पैथोलॉजी सेकेंड का पेपर आने वाला है, वो फर्स्ट का आपका पेपर हो चुका है और बहुत सारों के कमेंट्स आए थे कि इम्पोर्टेंट जो आपने बताए हैं वो आ चुके थे, तो आपके लिए ही बनाता हूँ मैं। तो ये पैथोलॉजी सेकेंड का आपका पेपर आने वाला है 8 तारीख को, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताने थे वो है आपका जो पैथो सेकेंड है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। बस मैंने जो पेपर कंसल्ट करे तो पेपर कंसल्ट करने में सबसे ज़्यादा जो देखा है वो हिस्टो और साइटोलॉजी में ही आपके मोस्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर भी अपन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया आपको याद करना है। बैक्टीरिया में बैक्टीरिया सेल का डायग्राम जो आपको इजीली नेट से मिल जाएगा। बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। बैक्टीरिया ग्रोथ में आपको लॉग फेज, लेग फेज, डिक्लाइन फेज, डेथ फेज जो है स्टेशनरी फेज, वो आपको अच्छे से याद करनी है। इसके भी इजीली नोट्स और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पे आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। फिर आपको क्लासिफिकेशन याद करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के नाम से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बैक्टीरिया का क्वेश्चन मोस्टली आपको 2 नंबर और 10 नंबर में आएगा। स्टेलाइजेशन आपको इम्पोर्टेंट है। स्टेलाइजेशन 2-3 बार पूछा गया है, जिसमें मैं स्टार बना रहा हूँ, वो तो आपको इम्पोर्टेंट आपको याद करनी है। स्टेलाइजेशन में पास्चुराइजेशन एक बार टॉपिक पूछा गया है। पास्चुराइजेशन वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है, 10 नंबर में आना नहीं चाहिए, फिर भी आप स्टेलाइजेशन को थोड़ा सा बताने के बाद पास्चुराइजेशन उसमें बता जा सकते हैं। पास्चुराइजेशन मतलब मिल्क का स्टेलाइजेशन, मिल्क को जो बैक्टीरिया फ्री करते हैं तो पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप तो एक ही बार पूछा है बट इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में अगर माइक्रोस्कोप नहीं पूछा तो क्या पूछा, ठीक है। तो आप नॉर्मली माइक्रोस्कोप भी याद कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव के ओनली डायग्राम ही पूछे गए हैं, तो सिर्फ आप डायग्राम याद कीजिए। इसके डायग्राम आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे, और डायग्राम के साथ ऑटोक्लेव क्या होता है, हॉट एयर ओवन क्या होता है, इनके कुछ 2-3 यूजेस भी याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कल्चर क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए जो मीडियम यूज़ करते हैं वो कल्चर मीडिया होते हैं, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा आपको याद करना है सिर्फ न्यूट्रिएंट, मैकोंकी, ब्लड भी याद करना हो तो ब्लड अगर भी आप याद करते हो, सिलेक्टिव मीडिया। इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन, साथ में इनके कंपोजिशन, मतलब किन किन चीज़ों से मिलके ये बने। कंपोजिशन के बाद इनका एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, कि आपको कहाँ कहाँ और किस बैक्टीरिया में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया कितने टाइप्स के होते हैं ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आप न्यूट्रिएंट, मैकोंकी और सिलेक्टिव मीडिया में इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन और एप्लीकेशन। सिलेक्टिव मीडिया में आप सिर्फ 2 कोई से भी मीडिया जो आपको अच्छे और इजी लग रहे हैं वो आप याद कर सकते हैं। गोटकर में आपको बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेनिंग पोर्शन है, स्टेनिंग पोर्शन में ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन। ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम से लेके सभी एग्जाम में इसको देखने को आपको मिलेंगे। तो ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन आपको अच्छे से याद करनी है, और आपको इसमें जो याद करना है ग्राम स्टेन का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर 10 नंबर में क्वेश्चन नहीं आया तो इजीली आपको 2 नंबर में तो आ ही जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एलाइजा। आप कहीं से भी एलाइजा को कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलाइजा जो होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एक टेस्ट होता है जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो मतलब कंफर्म है कि ये टेस्ट पॉजिटिव। वैसे तो ये वायरोलॉजी और सीरोलॉजी में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसके भी 3 मेथड्स होती हैं, मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप इजीली इसको बताओ, और इसके जो टाइप्स है ना, कॉम्पिटिटिव, इनडायरेक्ट और सैंडविच, ये 3 मेथड आपको बतानी है। ये आपको 10 नंबर 15 नंबर दोनों में आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एलाइजा, ठीक है। आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव आपको याद नहीं करना हो तो। विडाल टेस्ट आप सबको पता है, जो लैब में काम करते हैं, साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज़ किया जाता है। बट मैंने ये साल्मोनेला टाइफी इसलिए लिखा है क्योंकि साल्मोनेला टाइफी नाम से भी क्वेश्चन आया है।
तो साल्मोनेला टाइफी अगर आ गया तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। उसके बाद में आप विडाल टेस्ट लिख सकते हैं 10 नंबर में, और 2 नंबर में दोनों क्वेश्चन एक एक बार आए। ठीक है, विडाल टेस्ट वेनरल डिजीज रिसर्च लैब, वेनरल डिजीज रिसर्च लैब इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो होता है सीरोलॉजी में लगाने वाला इम्पोर्टेंट टेस्ट है। ये ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसके लिए ये लगाया जाता है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। और बाद में जो है RA टेस्ट है, रोमेटिक अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। गठिया भाईवादी जो होते हैं उनके लिए टेस्ट होता है रोमेटिक अर्थराइटिस टेस्ट। ठीक है, इन तीनों टेस्ट का आपको इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, ठीक है, उसके बाद में इनके मेथड, ये आपको याद करना है। ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 10 नंबर में भी आ सकते हैं। 15 नंबर लायक क्वेश्चन इनका कोई भी नहीं। 15 नंबर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। मतलब आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद में कितने टाइप्स की होती है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो बेसिकली ये 60 टाइप्स की होती है। 60 टाइप्स के बाद में किसी एक टाइप्स को आपको बताना है। तो आप कोई भी एक टाइप बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइप पूछा है वो प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन दोनों को तो याद कर लीजिए। इन 60 टाइप के नाम याद होने चाहिए और प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन आपको लिखना है तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको लिखना है इनका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद में आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद आप इनके यूजेस या एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये आपको इतना सा लिखना चाहिए। ये आपको 10 नंबर और 15 नंबर दोनों में क्वेश्चन आया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव। फिक्सेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो फिक्सेटिव कितने टाइप्स के, तो भैया 3 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो एनाटोमिकल, माइक्रो एनाटोमिकल, ठीक है, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल। या हिस्टोकेमिकल के नाम से भी आया जाता है। ये 3 टाइप्स के आपके होते हैं। टिश्यू को फिक्स करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसे फिक्सेटिव कहते हैं। और उस प्रोसेस को, मतलब जहाँ पे भी शन लगा होता है, शन का मतलब होता है प्रोसेस, तो फिक्सेटिव से फिक्स करने की प्रोसेस, शन का मतलब क्या होता है प्रोसेस, तो फिक्सेटिव के द्वारा टिश्यू को फिक्स करने की प्रोसेस फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि साइटोलॉजी में सेल की स्टडी की जाए। साइटो मतलब सेल्स, हिस्टो मतलब टिश्यू। जिसमें सेल की स्टडी की जाती है वो साइटोलॉजी है, जिसमें टिश्यू की स्टडी की जाती है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। हिस्टोलॉजी के टॉपिक है फिक्सेटिव और फिक्सेशन। ये आपको अच्छे से याद करना है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन फिक्सेटिव। उसके बाद माइक्रोटोम। माइक्रोटोम आपको 2 टाइप से पूछा जा सकता है। अगर माइक्रोटोम सिर्फ पूछा गया है तो आप कुछ मत बताइए, उसका इंट्रोडक्शन बताइए माइक्रोटोम क्या होता है, और माइक्रोटोम के पार्ट्स बता के उसकी एप्लीकेशन बता दीजिए। और अगर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोटोम पूछा है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देके वो जो 60 टाइप्स के माइक्रोटोम होते हैं वही आपको बताने हैं। ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन। डी का मतलब होता है रिमूव, शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ प्रोसेस। डीकैल्सिफिकेशन मतलब बीच में क्या है कैल्शियम, कैल्शियम को रिमूव करने की प्रोसेस। डी का मतलब क्या होता है रिमूव, बीच में क्या है कैल्शियम, और शन मतलब प्रोसेस। कैल्शियम को रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है वो डीकैल्सिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, तो डीकैल्सिफिकेशन आप बता सकते हैं, ज़्यादातर पूछा नहीं है लेकिन एक बार आप याद कर सकते हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर से लेके 15 नंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मतलब एलाइजा के बाद अगर सबसे ज़्यादा वाला पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो वो आपका यही है, टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के नाम से भी एक क्वेश्चन आ चुका था भैया। ठीक है, डिहाइड्रेशन के बाद में क्लियरिंग,
और क्लियरिंग के बाद में होता है इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेशन। तो टिश्यू में से कैल्शियम को टिश्यू में बहुत सारे वाटर सब्सटेंस होते हैं और बहुत सारे केमिकल होते हैं। तो बहुत सारे केमिकल और वाटर को हटाने के लिए डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर हट जाता है। फिर वाटर को हटाने के लिए क्लियरिंग करते हैं जाइलिन की हेल्प से, जिससे जो अल्कोहल यूज़ किया था, डिहाइड्रेशन अल्कोहल से करते हैं, क्लियरिंग करते हैं जाइलिन से, और इनफिल्ट्रेशन और करते हैं वैक्स से। पानी को हटाने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया, अल्कोहल को हटाने के लिए जाइलिन का यूज़ करते हैं, और जाइलिन को हटाने के लिए वैक्स का यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है टिश्यू प्रोसेसिंग। फिर आपको जो दूसरा पूछा है, ये तीनों तो आपके इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ये 3-4 जो टॉपिक मैं नीचे के बता रहा हूँ, ये तो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसमें से एक तो आपको आ ही जाएगा। हेमेटोजाइलिन एंड ईओसिन स्टेन हिस्टोलॉजी की सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेन है। पेपनिकुलर स्टेन जो है पेप स्टेन के नाम से जो जाना जाता है, दोनों नाम से आ जाती है, एच एंड ई के नाम से आ जाएगी, हेमेटोजाइलिन ईओसिन के नाम से, और पेपनिकुलर स्टेन के नाम से आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों स्टेन आपको याद करना ही है। और एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो ये 3-4 जो टॉपिक मैंने आपको अभी बताए हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, तो आपको ये किसी भी हालत में याद करना पड़ेगा, है ना। ये ये पेपनिकुलर जो स्टेन है, पेप्स स्टेन और एफएनएसी, ये साइटोलॉजी के 2 टॉपिक हैं। मतलब साइटोलॉजी में से कुछ भी नहीं आएगा, बस आपको यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। मेरा जो दूसरा चैनल है जो अब मैंने बंद कर चुका हूँ, उसमें ये आपको दोनों स्टेनिंग अच्छे से मिल जाएगी। मैं उसको लिंक मेंशन कर दूंगा नीचे, है ना। उस वाली लिंक पे आप चले जाना। ये मैं आपको बता देता हूँ, समराइट साइंस क्लास के नाम से आ जाएगा, या HND स्टेन के नाम से डाल देना आप, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपके जो अदर टॉपिक्स में आया है, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, क्योंकि पैरासाइटोलॉजी आपके इसमें नहीं है। बट HIV वायरस है, तो वायरस आपके माइक्रोबायोलॉजी में है। HIV जो है उसका आपको टेस्ट के बारे में बताना है, इसका थोड़ा सा इंट्रो देना है, और उसके बाद में आप टेस्ट बता सकते हैं। मलेरिया पैरासाइट में आप लाइफ साइकिल बता सकते हैं, जो आपको बहुत टाइम से पहले से ही आ रही है ना। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो वाइवेक्स से पूछा गया है। हो सकता है तो फेल्सीफेरम आ जाएगा, बट वाइवेक्स पे आपको फोकस करना है। तो लाइफ साइकिल और इसके जो टेस्ट होते हैं वो आपको बता दो। ई हिस्टोलिटिका और ई कोलाई एक ही बार पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस था, तो आपको याद करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो याद करना है, सबसे पहले बैक्टीरिया सेल का डायग्राम। बहुत बैक्टीरिया टॉपिक छोड़ना ही नहीं है आपको। बैक्टीरिया में से कुछ भी आ सकता है। बैक्टीरिया की या तो सेल का डायग्राम आ जाएगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व आ जाएगा, या क्लासिफिकेशन, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। स्टेलाइजेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपको आना कंपलसरी है। माइक्रोस्कोप, ऑटोक्लेव आप सिर्फ पढ़ लीजिए, कल्चर मीडिया में भी आप सिर्फ पढ़ लीजिए, आप स्टेनिंग पोर्शन आप पढ़ लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो नीचे से ही है। एलाइजा आपको नहीं छोड़ना है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं छोड़ना है, फिक्सेटिव माइक्रोटोम नहीं छोड़ना है, और नीचे के ये 3-4 जो है वो तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। इतनी चीज़ें आप कंप्लीट कीजिए तो आप ईजिली इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और 2-2 नंबर वाले आप क्वेश्चन इजीली आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नहीं भी कर पाओगे तो मैं आपको कल तक उसके वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फिर भी आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है कि क्या आपको याद करना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये है आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको याद करने हैं, और आपको याद करने हैं 4 ग्राम पॉजिटिव और 4 ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें भी आप बेसिलाई और कोकाई को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कल्चर तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है। कल्चर मीडिया क्या होते हैं वो आपको याद करना है। STD डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, इसको जो पहुंचाने वाले वायरस है वो आपको याद करने हैं। तो आपको पता ही होगा कि HIV जो वायरस है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो सेक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे स्थान में, और डिजीज कॉज करता है, मतलब कोई बीमारी कॉज करता है, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब STDs होती है। तो सबसे पहला वायरस तो आपका HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, है ना, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, है ना, ये जो वायरस है ये, और VDRL जो टेस्ट लगता है
वो भी आपका STD टेस्ट ही है, क्योंकि जो वो ट्रिपोनोमा पैलिडियम है वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड वायरस है। तो कौन कौन से वायरस होते हैं और कौन कौन से डिजीज़ कोज करते हैं, तो आपको इसमें भी 4 वायरस को निकालना है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जाइलिन में से पूछा है। जाइलिन के यूजेस या एप्लीकेशन बताना है। जाइलिन में आपको बता दूं, जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है। क्या है? क्लियरिंग एजेंट। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है क्लियरिंग एजेंट में किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, तो जाइलिन का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट तो आपको एक यूजेस तो ये मिल जाता है, क्लियरिंग एजेंट होता है। फिर भी आप नेट से 4 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको कभी भी लिखना है तो आप 2 पॉइंट्स बना के लिखिए, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का वो 1 नंबर देगा, दूसरे पॉइंट का भी 1 नंबर देगा। हर एक चीज़ के 2-2 पॉइंट आप बना के लिखिए। थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो पूछा जाएगा। किसी में अगर सिर्फ 4 नाम पूछे तो बिल्कुल 4 नाम आप लिखिए, आपको बाकायदा 2 नंबर मिलेंगे। बट आपको अगर किसी में 4 नाम ऐसा नहीं लिखा है तो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी और वो आपको 2 पॉइंट्स में ही बताना है। VDRL और विडाल टेस्ट मैंने आपको बता दिया था ना कि वो आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आपको 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। इसमें आप इनका प्रिंसिपल याद कर लीजिए। आप एक तो इनका प्रिंसिपल याद कर लीजिए और एक आप इनके यूजेस याद कर लीजिए कि किन किन काम में आता है और किन किन कारण से होता है। तो इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और यूज़ याद कर लीजिए, 2-2 नंबर के लिए आपके सफिशिएंट है। कोगुलेस टेस्ट क्या होता है, किस किस लिए लगाया जाता है, कोगुलेस टेस्ट के बैक्टीरिया कौन कौन से हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो अंडे देते हैं, जो स्पोर छोड़ देते हैं, अंडाणु उनके छोड़ देते हैं, वैसे बैक्टीरिया के नाम पता करने। तो इसमें भी आप 4 बैक्टीरिया पता कर लीजिए कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं और कौन सी बीमारी कोज करते हैं, है ना। आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी। अदर में आपको TB, कोलेरा, डिप्थीरिया और डर्मेटोफाइटिस याद करना है। ये आपको 2 नंबर में और 10 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जो आजकल जो बीमारी चल रही है वो इन्हीं से रिलेटेड चल रही है। तो आप TB, कोलेरा, डिप्थीरिया और डर्मेटोफाइटिस का कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, एक पेज या आधा पेज का आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को इम्यूनोजन के नाम से भी जाना जाता है, इम्यूनोजन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और एंटीबॉडी को जो बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो 5 टाइप्स की होती है एंटीबॉडी, है ना, IgG, IgM, IG, गामडे, है ना, गामडे, इससे याद रख लीजिए आप। G से G हो गया, M हो गया, A हो गया और D हो गया और E, है ना, गामडे। ये शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने का, गामडे, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, G से गामा, म्यू से म्यू, M से म्यू, A से अल्फा, D से डेल्टा, E से एप्सिलॉन, है ना। ऐसा इसको शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हेल्प करती है। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडी है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताना पड़ेगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो मैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आउट करके मैं ही आपका एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेरे अभी जो सब्सक्रिप्शन है वो 215 या 220 के समथिंग होंगे। अगर ये 250 से ऊपर पहुंच जाते हैं तो मैं आपको जल्दी से वीडियो एक बना दूंगा। भैया आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑफ पेपर। अगर होगा, नहीं भी होगा तो भी मैं कर दूंगा, मेरे लिए तो काम ही है करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल पेपर्स।